नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था कि भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, उसके लाभ हानि, फिर कुपोषण की समस्या क्या होती है। कुपोषण में भी जैसे हमारे विषय हैं, मुख्य बिंदु है कि विटामिन कुपोषण, लवण कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। उसमें को प्रोटीन कुपोषण उस पार्ट में हमने अध्ययन उसी की कड़ी में आज हम पढ़ने जाएंगे विटामिन और विटामिन कुपोषण। तो विटामिन सबसे पहले कहते किसको है या क्या होता है विटामिन। तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो अल्प मात्रा में प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। ये विटामिन कार्बन यौगिक है लेकिन अल्प मात्रा में ये प्रतिदिन की हमारी डाइट में ये शामिल होने आवश्यक होते हैं। यद्यपि ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है लेकिन शरीर में जो उपापचयन की क्रियाएं चलती है उसमें ये नियंत्रक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए विटामिन हमारे भोजन में आवश्यक है। यद्यपि इसकी मात्रा अल्प मात्रा ही है लेकिन जरूरी है। अब हम जानेंगे कि विटामिन और इनकी कमी से, जैसा कि कुपोषण में हमने बताया था कि किसी तत्व की लगातार कमी रहती है उस समय कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज हम विटामिन कुपोषण के बारे में जानेंगे कि कौन से विटामिन की लगातार कमी से कौन सा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है और उसके शारीरिक लक्षण क्या क्या दिखाई। तो विटामिन ए सबसे पहले हम पढ़ेंगे। विटामिन ए को इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि हमें ये अंग्रेजी में नाम भी याद रखने हैं इसको, या फिर कहेंगे कि रासायनिक नाम क्या है इनके, ये याद रखने ज़रूरी है। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल ये कहाँ इफ़ेक्ट करता है, ये आँखों पर इफ़ेक्ट करता है रेटिना पे, जिसमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, रात में या दिन में दिखाई न देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है विटामिन ए की कमी से। दूसरा है विटामिन बी वन को थायमिन कह देते हैं। क्या कहते हैं, थायमिन। थायमिन से बेरी नामक रोग हो जाता है और बेरी रोग जब होता है तो उसके शारीरिक लक्षण क्या है, हृदय धड़कन कम हो जाना, पेशियां और तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती है। तो ये कहाँ प्रभाव करता है विटामिन बी, हृदय धड़कन में, पेशियां तंत्रिकाओं पे। ये कम होगा तो इसमें ये कमज़ोर या फिर इसकी कमी हो जाती है। तो थायमिन की कमी से बेरी रोग। और इसके फिर आ जाता है विटामिन बी टू को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। इसको याद रखना है, राइबोफ्लेविन। और इसी नाम के आधार पर इसकी जब कमी हो जाती है तो इसको कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। इसको इस तरह से इसी नाम के आधार पर इसको रखा गया है। इसके लक्षण क्या है कि मुख के किनारे व होंठ क्या हो जाते हैं, इसके फटने शुरू हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, स्मृति में कमी आती है, याददाश्त है उसकी कमी हो जाती है। तो विटामिन बी2 की कमी से ये जो रोग होते हैं कुपोषण से, ये इसकी फिर लक्षण है। विटामिन बी थ्री को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। नियासिन से कौन सा कुपोषण जनित रोग हो जाता है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा के लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा पर पुपड़ियाँ पड़ना। इसके क्या थे, होंठ व किनारे फटते थे बी2 से। और बी3 से क्या हो रहा है, पुपड़ियाँ पड़ना शुरू हो जाता है जीभ और त्वचा पर। तो पेलेग्रा के शारीरिक लक्षण क्या है, ये याद रखने हमें। और इसका रासायनिक नाम भी याद रखना कि बी3 को नियासिन भी। फिर आ जाता है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल वो कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ये पहले भी सुना होगा आपने, स्कर्वी रोग। तो इसमें क्या होता है, लक्षण क्या है इस स्कर्वी रोग के, यह मसूड़ों में खून आ जाना, त्वचा पर चकत्ते बढ़ना इत्यादि, ये लक्षण है इसके। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, शारीरिक लक्षण में मसूड़ों में खून आना और त्वचा में। फिर आ जाता है विटामिन डी को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसका जुड़ाव कैल्शियम के साथ है था।
फिर आगे जब लवण कुपोषण आएगा, खनिज कुपोषण भी कहते हैं जिसको, तो उसमें हम ये देखेंगे इनके आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे पर कैसे निर्भरता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में इसके लक्षण क्या? रिकेट्स होने पर ये पैरों की हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती है और घुटने जो है वो पास पास आ जाते हैं। तो ये इसके लक्षण है रिकेट्स के। अब हम पढ़ेंगे लवण कुपोषण के विषय में। खनिज या मिनरल। ये खनिज या मिनरल किसे कहते हैं या क्या होते हैं ये? तो खनिज ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की उपापचयन क्रियाओं में सहायक की भूमिका रखते हैं। तो खनिज जो पदार्थ है ये, जैसा कि खनिज और विटामिन दोनों का ही है कि ये उपापचयन की क्रियाओं में सहायक की भूमिका रखते हैं। अगर इनकी उपस्थिति नहीं है तो वो उपापचयन की क्रियाएं प्रभावित होती है, जिसके कारण कई प्रकार के कुपोषण जनित रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थ हैं और उपापचयन की क्रियाओं में सहायक की भूमिका रखते हैं। अब इनकी कौन कौन से जो तत्व है, खनिज तत्व, उनकी कहाँ ये प्राप्त होते हैं या फिर प्राप्ति के स्रोत क्या है उसके, और फिर शरीर में इनके कार्य क्या क्या हैं, कौन से कार्यों को ये नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले सोडियम, Na से इसको डिनोट करते हैं। तो इसके प्राप्ति के स्रोत क्या है? जैसे नमक, मछली, मांस, अंडा और दूध है। तो ये सोडियम के प्राप्ति के स्रोत है। और सोडियम के शरीर में क्या कार्य है? मांसपेशी संकोचन में सहायक करना, तंत्रिकीय अवयव संचरण में सहायक की भूमिका रखना, शरीर का विद्युत अपघटन उसमें फिर संतुलन बनाना, बॉडी बैलेंस। तो ये सारे कार्य सोडियम की भूमिका इसमें मुख्य। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या सभी खाद्य पदार्थों में प्राप्त होता है और इसकी भूमिका क्या है, कार्य क्या करता है ये शरीर में? ये सोडियम जो भूमिका रखता है वो तो भूमिका रखता ही रखता है, लेकिन इसके साथ साथ ये वो भी विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन भी करता है, इसलिए पोटेशियम। और मैं फिर कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत क्या है? दूध, अंडे, हरी सब्जियां, ये सारे इसके प्राप्ति के स्रोत है। और इनके कार्यों में क्या? विटामिन डी के साथ मिलके हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करना। इससे पहले अभी विटामिन डी के बारे में जब पढ़ा था तो विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और ये कैल्सीफेरॉल का संबंध किससे है? कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम है विटामिन डी के साथ मिलके क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगर इनकी कमी है, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम काम नहीं करेगा, और कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, इनके साथ मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। फिर बात आती है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की प्राप्ति के स्रोत क्या है? दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, यकृत, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये फास्फोरस की प्राप्ति के स्रोत हैं। अब ये क्या कार्य करता है शरीर में? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अब देखो इनके संबंध आ गए आपस में, कैल्शियम और फास्फोरस आपस में संबंधित है और विटामिन डी और कैल्शियम आपस में संबंधित है। तो इस प्रकार विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, ये तीनों ही मिनरल, 2 मिनरल और 1 विटामिन, ये आपस में संबंधित है। फिर लोह तत्व जिसको आयरन कहते हैं। अब ये जो आयरन है ये इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? ये है मांस, मछली, अंडे, यकृत, रक्त, गुड़, गाजर, सब्जियां, इसके अलावा और भी हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह, ये लोह तत्व के स्रोत हैं। और लोह तत्व में मुख्य भूमिका शरीर में क्या निभाता है? हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है उसके निर्माण में लोह तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ये हीमोग्लोबिन शरीर में क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन करता है। और वह जब ऑक्सीजन परिवहन करके ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है तो ऊतक जो शरीर के अंदर स्थित है उनके ऑक्सीकरण की भूमिका निभाता है। इसलिए ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य लोह तत्व करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लोह तत्व। फिर आयोडीन की प्राप्ति का स्रोत मुख्यतः जो समुद्री जीव जंतु या समुद्री भोजन जो मिलता है हमें
वो प्राप्ति का स्रोत है। तो जैसे नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, जलीय मछली या लवण जलीय जो मछली है वो है, काला नमक जिसको सेंधा नमक भी कहते हैं, तो ये आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत है। और ये कहाँ प्रभाव डालता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले में, उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो उस हार्मोन के स्रावित होने में या उसके निर्माण करने में आयोडीन अगर नहीं है तो उसका निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अब इसकी कमी से आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे गोइटर रोग कहते हैं जिसको, गलगन या फिर घेंगा या गोइटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोइटर रोग, तो वो हो जाता है, जिसको कुपोषण जनित रोग भी है ये। तो आयोडीन से क्या हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये सहायक की भूमिका रखता है। इस प्रकार ये जो खनिज तत्व है ये हमारे इसके प्राप्ति के स्रोत, इसके कार्यों के बारे में जानकारी मिली। अब इसकी अगर कमी हो जाती है, यानी कि जब लंबे समय तक कोई भी तत्व हमारे भोजन में इनमें से कोई नहीं है, तो फिर इससे कुपोषण जनित रोग भी। कुपोषण को क्या कहते हैं? मिनरल मेलन्यूट्रिशन। मिनरल मेलन्यूट्रिशन क्या होता है? लवण की कमी से उत्पन्न हीनताजन्य रोग। ये लवण या फिर खनिज उसकी भोजन में लगातार कमी रहने से, इससे कमी रहना या फिर हीनता, उससे जो उत्पन्न होने वाला रोग जो है उसको क्या कहते हैं? हीनताजन्य रोग। तो ये पहले हमने पढ़े थे इसके स्रोत, इसकी शरीर में क्या क्या इसके प्रभाव है। तो अब इसकी हीनता से कौन कौन से रोग होते हैं ये हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले लौह तत्व जिसको आयरन कहते हैं, तो उसकी कमी से क्या होता है? शरीर कमज़ोर हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, ये हो जाता है। फिर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों पर काम करते हैं, दोनों के कारण हड्डियां मजबूत होती है, दांत मजबूत होते हैं। अगर इनकी कमी होगी लगातार तो क्या होगा? हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और भंगुर हो जाएगी, दांत भी कमज़ोर होंगे इसके साथ साथ। और ये रोग ज़्यादातर जब कैल्शियम और इनकी कमी होती है तो हड्डियों में चटकन आना आम बात हो जाती है उसके, तो इसके यहाँ प्रभाव आता है। फिर सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों के ही जैसा कि मांसपेशियाँ, शरीर की और संतुलन, इस पे इसका प्रभाव था। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? शरीर में संतुलन की कमी रहेगी, बॉडी बैलेंस नहीं रहेगा उसका, और जाहिर सी बात है फिर शारीरिक प्रतिक्रिया में भी कमी रहेगी। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम, इसके हीनताजन्य रोग कौन से पैदा होते हैं? शारीरिक संतुलन में कमी रहेगी और शारीरिक प्रतिक्रिया में भी कमी रहेगी। फिर आयोडीन, आयोडीन क्या करेगा? इससे होने वाला रोग क्या है? घेंगा, गोइटर या फिर गलगंड। इससे क्या होगा? गले में इसकी कमी के कारण एक गांठ पड़ जाती है जिसको गलगंड कहते हैं। ये थायराइड को जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसके ये लक्षण हैं। तो ये हीनताजन्य रोग है खनिज कुपोषण के। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो एक जल मुख्य पोषक तत्व भी है शरीर का। जल एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको जीवन का आधार भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितने भी पोषक तत्व थे उनमें से जल सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो जीवन का आधार तक कहा जाता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यानी कि हमारी जीव जंतुओं की जितनी भी क्रिया हैं वो जल पर निर्भर है। अगर जल नहीं है तो जीव जंतु के अस्तित्व तक में खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब हमारी सारी क्रियाएं जैसे पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कृषि, उद्योगों, सभी में जल की आवश्यकता होती है और जल की भूमिका मुख्य होती है। तो इन्हीं भूमिकाओं को देखते हुए ये कोटेशन दिया जाता है कि जल ही जीवन का आधार है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जल की कमी है वहाँ पर जीव जंतु, यहाँ कहिए कि इकोसिस्टम भी विकसित नहीं होता है। और जहाँ पर जल प्रचुर मात्राओं में, जैसे नदियाँ, झीलों के किनारे, हमें प्रचुर मात्रा में ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ नज़र आता है। जल में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें कुछ हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं तो कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जल जो है वो हमारे लिए, जल को शुद्ध करना
आवश्यक हो जाता है तभी, और दूसरे हमें कुछ नुकसान पहुंचाने वाले तो उनका वहाँ से निवारण भी आवश्यक होता है। इसलिए जो जल है हमारे सभी पोषक तत्वों में से ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। अब जब ये आता है कि भाई भोजन में जल में फ़ायदा पहुंचाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, तो उसमें पीने योग्य जो जल है उनके गुण क्या होना चाहिए? जल में क्या क्या गुण होने चाहिए कि ऐसे कण जो आँखों से दिखते हो या ऐसे वनस्पति जो आँखों से दिख रही है और जल में है तो वो हमारे नुकसानदेह हो सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव वो जल में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जल की जो पीएच की मात्रा है, पीएच सामान्यतः क्या होना चाहिए, 7 के बराबर, जिसको न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन। तो इसके आसपास ही जल का पीएच होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगा तो वो फिर जल पीने योग्य नहीं माना जाएगा। और जल में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में घुली होनी चाहिए। तो इस प्रकार पीने योग्य जल के ये 4 लक्षण हैं, और भी लक्षण हैं लेकिन ये मुख्य 4 लक्षण हैं। फिर हम देखते हैं कि जल जब इतना महत्वपूर्ण है तो शरीर में जल के क्या क्या लाभ हैं। तो शरीर में जल के लाभ की ये जल की भूमिका किस प्रकार है उसको हम इन्हीं बातों से पता लगा सकते हैं कि जल की हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कि जल जब हम लेते हैं तो शरीर में उपापचयी क्रियाएं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है उसमें जल आवश्यक है। उसके लिए जल, ये सारी जल के द्वारा ही संपादित होती है। तो अगर जल नहीं है तो ये उपापचयी क्रियाएं भी संचालित नहीं होगी ढंग से। फिर ये उपापचयी क्रियाएं जब होती है तो इनकी क्रियाओं से कई ऐसे हानिकारक तत्व या कहिए कि जहरीली तत्व जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो उत्पन्न होने पर क्या होगा, ये जहरीले और अन्य उत्प्रेरक पदार्थ है वो शरीर से निष्कासन भी करता है। तो कौन करता है, जल ही करता है। फिर आता है जल की सहायता से रेशों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। शरीर में जो फाइबर है जो पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो अगर जल है तो उसमें ये भी, इनकी मात्रा भी पर्याप्त बनी रहती है। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा बनी रहेगी, जिससे शरीर रोगों से मुक्त रहेगा। तो इसमें भी ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल। फिर जब जल पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में है तो अनावश्यक चर्बी या कहिए कि फैट वो जमने नहीं देता है शरीर में, जिससे कई तरह के रोग, जो चर्बी जन्य रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मोटापा है, बीपी है, और इसके कारण अन्य जो रोग उत्पन्न होते हैं जैसे शुगर है, वो सारे कुछ, तो इन रोगों से ये मुक्त रहता है। फिर एलर्जी की समस्याएं, आजकल आधुनिक समाज में एलर्जी की समस्याएं कई तरह के देखने के मिलती है, जैसे फेफड़ों का संक्रमण हो जाए, भले ही अस्थमा है, आंत की बीमारियां हैं, ये देखने को मिल जाती है हमें। तो ये एलर्जी की समस्याएं अगर जल हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो ये इसकी आशंकाएं जो है वो कम हो जाएगी। फिर शरीर जो है ये सब होगा तो फिर शरीर क्या है, रोग मुक्त एवं स्वस्थ बना रहेगा। तो जल के इतने सारे लाभ हैं, पर्याप्त मात्रा में जल लेने पर इतने सारे लाभ हमें मिलते हैं। तो ये याद रखना है कि जल के क्या लाभ है। तो फिर ये याद कर सकते हैं कि उपापचयी क्रियाओं में इसका है। फिर जहरीले पदार्थ इनके साथ उत्पन्न होते हैं वो इनको निष्कासन हेतु। फिर फाइबर की मात्रा बनी रहती है तो क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है शरीर की। अनावश्यक चर्बी नहीं होने से जमाव नहीं होता है, तो फिर अन्य जो रोग इससे प्रभावित होकर जो होते हैं उत्पन्न वो नहीं होंगे। एलर्जी की समस्याएं उत्पन्न होने की आशंकाएं कम रहेगी, शरीर रोग मुक्त और स्वस्थ बना रहेगा। इस तरह से ये जल जो है वो हमारे लिए दूषित जल, पॉल्यूटेड वाटर, दूषित जल के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो दूषित जल के हानिकारक प्रभाव में क्या क्या है, दूषित जल जो है उसमें रोग कारक जीवाणु, दूषित जल होता है उसमें रोग कारक जीवाणु कौन कौन से, जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ऐसे
उसमें ज़्यादातर होते हैं। तो उससे क्या होगा, हैजा, पैसेज, हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड, फीलिया, ऐसी संक्रामक बीमारियां जिसको जल जनित बीमारियां भी कहते हैं, ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके उदाहरण एक मुख्य रूप से लें तो क्या होगा, बाला या नारू रोग। किसी समय में राजस्थान में ये एक गंभीर समस्या थी, नारू या बाला रोग। तो इसका क्या था, एक कृमि था, नाम था ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये कृमि था जिसके कारण नारू रोग हो जाता था। तो ये राजस्थान में एक गंभीर समस्या थी पहले। सन 2000 से राजस्थान इससे मुक्त माना जाता है सरकारी तौर पे। तो अब ये रोग ज़्यादा नहीं है, पहले ये रोग सबसे ज़्यादा था। तो ये कहाँ से फैलता था, दूषित जल से ये हो जाता था। तो ये दूषित जल के दुष्प्रभाव ये इस तरह से पड़ते हैं। इसको जीवाणु जनित बीमारियां भी कहते हैं। जल जनित रोगों के बचाव के तरीके क्या हो सकता है, तो बचाव के तरीकों में पहला तो होगा कि जल जो हम पीते हैं उसका, और दूसरा जलीय स्रोत। दो तरह से हमें काम करना है कि जलीय जो स्रोत हैं उनको किस तरह से हमें उनकी साफ़ सफाई है, उनके रख रखाव है, उसका ध्यान देना है। दूसरा, जो हम पीने का पानी जो ला रहे हैं उन पर हमें क्या ध्यान देना, उसका क्या करना है, छानना है, उसको उबालना है और ठंडा करके पीना है। तो फिर जल जनित जो रोग है होने की आशंका कम रहेगी। और दूसरा होगा कि जलीय स्रोत जो नदी, झील और तालाब होते हैं हमारे, वो उसमें जैसे नहाना, कपड़े धोना, ये इससे बचना चाहिए। और गंदे स्रोत कोई गिरते हैं अगर जल में ऐसे में, तो फिर उसको रोकना चाहिए। समय समय पर उनकी साफ सफाई का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। परंपरागत तरीके से राजस्थान में इन जलीय स्रोतों को और इनकी बड़े रख रखाव का ध्यान रखा जाता था। अभी आधुनिक काल में जलीय स्रोतों जैसे नदी, झील, तालाब, इनकी बचाव के लिए बड़े स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो जलीय स्रोत है ये महत्वपूर्ण है। जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं वो बड़े सीमित हैं और जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण इन जलीय स्रोतों को इनके गंदे होने से इनकी साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार जल जनित रोगों से भी बचाव होगा, साथ ही ये जलीय स्रोत भी हमारे बचे रहेंगे। तो इस प्रकार जो जल है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उसके क्या उपयोग है हमारे शरीर के लिए, और उससे हानिकारक प्रभाव भी क्या पड़ते हैं वो भी है, हमने पढ़े हैं। और जल जनित रोग जो होते हैं उनसे बचाव के तरीके भी हमने पढ़े हैं। इस प्रकार ये जल का ये बिंदु समाप्त होता है। तो कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।